गुर्दे के मर्ज का फ्यूचर क्या है? ये सवाल हर गुर्दे के मरीज के जहन में भी है और हर उस इंसान के जहन में भी है जिसके घर में उसका प्यारा गुर्दे का मरीज है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगली 2-3 दहाइयों में तकरीबन 2050 तक गुर्दे के मर्ज में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, इसकी तशखीस और इसका इलाज कैसे बहुत ही अच्छा और मुख्तलिफ होगा। लेकिन इसके साथ साथ इवन दो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मैं फिर भी एंड में आपको डिसअपॉइंट करने वाला हूं, क्योंकि हमारे जैसे कल्चर में इस सारी तरक्की और इनोवेशन का फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो आए चलते हैं कि देखते हैं कि गुर्दे के मर्ज में क्या तरक्की होने वाली है अगले 20 सालों में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने वतनों से, घर वाले स्टूडियो से। गुर्दे के मर्ज के मामले में हमारे मुआशरे में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है हर तरह से, और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं जो कि हमारी कल्चरल हैं। एक हमारा बिहेवियर अपनी सेहत की तरफ, और दूसरा हमारा एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड इनोवेशन की तरफ। आज के एपिसोड में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली रेडी हैं, सिर्फ उनको क्लिनिकल फील्ड में लाने का इंतज़ार हो रहा है, और जो ही ये चीज़ें लैब में परफेक्ट होंगी, क्लिनिक के लेवल पे आ जाएंगी, जो ये डिस्कनेक्ट है रिसर्च में और प्रैक्टिस में, तो गुर्दे के मर्ज की जो मैनेजमेंट है, गुर्दे के मर्ज का जो तस्वुर है, वो अगले 2 दहाइयों में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। सीधा चलते हैं पैदाइश से पहले। हमारे पास कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल होंगे जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले जीन्स के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बच्चे को कौन से अमराज होने वाले हैं, स्पेशली अगर पहले ही फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है तो। अब जेनेटिक हिस्ट्री का ये कंफर्म मतलब नहीं होता कि अगर पेरेंट्स को कोई जेनेटिक मसला था तो वो जीनियाती तब्दीली बच्चे में भी होने वाली है, लेकिन अब हम उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा कि डे 1 से उस बच्चे की स्क्रीनिंग चलेगी, और जब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होंगी जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताता हूं, तो वो डे 1 से स्टार्ट की जा सकेंगी। इन अमराज में कौन से अमराज आते हैं? इनमें मोनोजेनिक यानी कि एक जीन की तब्दीली वाले अमराज आते हैं, जैसे प्राइमरी हाइपरऑक्सीजलूरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एपो लाइपो 1 एक मर्ज होता है। बेसिकली एक जेनेटिक चेंज होती है जिसकी वजह से इन मरीजों को ब्लड प्रेशर की वजह से जल्दी गुर्दे का मर्ज हो जाता है। और इसी तरह हमारी एल्पॉर्ट सिंड्रोम, जब इन बच्चों का पहले पता चल जाएगा कि इन पैदा होने वाले बच्चों में ये जीन प्रेजेंट है, तो इनकी डे 1 से स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, मे बी जेनेटिक ट्रीटमेंट जो कि अगली दहाई में अवेलेबल हो जाएगी वो पहले दिन से स्टार्ट की जा सकेगी। फिर उसके बाद आती हैं हमारी तशखीस। गुर्दे के मर्ज के सिलसिले में हमारे पास वेयरेबल ऐसे एप्पल वॉच की तरह की चीज़ें होंगी जो कि हमें अपने गुर्दे के मर्ज के बारे में बताएंगी। वो हमें डेटा से पता चलेगा जो कि अभी प्रोसेस में है। हमारे पास कुछ ऐसे डीएनए आरएनए के टेस्ट होंगे, जीनियाती टेस्ट होंगे, हमारे पास प्रोटीन के टेस्ट होंगे पेशाब में, खून में, जिसको एनालाइज करके हम दहाइयों पहले बता सकेंगे कि मरीज को गुर्दे का मर्ज होने के चांसेस हैं। अब इसको आप कंपेयर करें उस क्रिएटिनिन के साथ जो आप 1/3 या 5 पे जब पता चलता है, तो अगेन गुर्दे का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। तो हमारे पास ऐसे टेस्ट अवेलेबल होंगे जो कि बहुत जल्दी हमें तशखीस करा सकेंगे कि क्या मरीज को गुर्दे का मर्ज होने वाला है और किस सेवेरिटी के साथ होने वाला है। फिर उसके बाद इलाज के सिलसिले में हमारे पास प्रिसाइज ट्रीटमेंट्स होंगी। जीनियाती बीमारियों की, मोनोजेनिक एक जीन के खराब होने वाली बीमारियां जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्पॉर्ट सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपरऑक्सीजलूरिया, इस तरह की और कुछ बच्चों में बीमारियां होती हैं, उनकी जेनेटिक ट्रीटमेंट आ जाएगी। वो जीन क्रिस्प के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकेगा, रिमूव किया जा सकेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन पे काम हो रहा है, अभी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। जो पॉलीजेनिक डिजीजेज हैं जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी है,
और इसी तरह जो हमारी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, उनके सिलसिले में बड़ी प्रिसाइज़ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होंगी। हमारे पास वो स्पेसिफिक ड्रग होगी जो उस ख़ास टी सेल को जाकर टारगेट करेगी, जो कि आईजीए करवाता है, उस ख़ास बी सेल को जाकर टारगेट करेगी जो कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कराता है। और इस तरह की ट्रीटमेंट में प्रिसिजन आ जाएगी, टेस्टों में प्रिसिजन आ जाएगी और ओवरऑल एक अच्छी लुक होगी हमारी किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट की। फिर आ जाता है डायलिसिस। डायलिसिस के सिलसिले में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी, हो सकता है हीमोडायलिसिस कुछ बेहतर हो जाए, पेरिटोनियल डायलिसिस में इम्प्रूवमेंट हो जाए, वेरिएबल किडनी अवेलेबल हो, जो कि सिर्फ एक डायलिसिस वाला काम नहीं करेगी, बल्कि उस वेरिएबल किडनी जो कि स्टिल मैकेनिकल चीज़ ही होगी, लेकिन उसके अंदर इस तरह गुर्दे के कुछ सेल लगा दिए जाएंगे कि जो हार्मोनल गुर्दे का काम होता है, जो हमें डायलिसिस के थ्रू नहीं मिलता, वो भी ये वेरिएबल किडनीज करेंगी। तो ओवरऑल पेशेंट तो डायलिसिस की तरह का ही होगा, लेकिन उसकी सेहत इन जनरल काफ़ी बेहतर होगी। ट्रांसप्लांट के सिलसिले में हमारी जो मैचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी, यानी कि डोनर और रिसिपिएंट का जो मैच का सिस्टम है वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि टारगेट है कि ट्रांसप्लांट की लाइफ को, जो कि अभी एवरेज 14-15 साल है, उसको 30 साल तक कर दिया जाए। अच्छा, अब जब ये एवरेज 14-15 या 30 साल होता है तो ये एवरेज होता है, इसमें कुछ मरीजों का ट्रांसप्लांट बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, कुछ मरीज 30-30, 40-40 साल भी अपना ट्रांसप्लांट लेके चलते हैं और उनमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन एवरेज ही 30 साल हो जाएगा। तो जब आपका ट्रांसप्लांट होगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर हम इसको सही तरीके से लेके चले, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, अच्छी मैनेजमेंट के साथ, तो कम से कम आप एवरेज 30 साल तो निकालेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे मे बी ए सेकेंड ट्रांसप्लांट, और उस ट्रांसप्लांट की इम्प्रूवमेंट की वजह होगी अच्छी मैचिंग, अच्छी ट्रीटमेंट, प्रिसाइज टेस्टिंग, रिजेक्शन के मामले में जल्दी तशीस और अच्छा इलाज। अब एपिसोड का दूसरा सेक्शन है कि क्यों ये सारी चीज़ें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में प्रॉमिसिंग नहीं होंगी, और उसकी वजह है हमारा एटीट्यूड हमारी सेहत की तरफ। अब फॉर एग्जांपल आप करंट क्रिएटिनिन को ही ले लें, तो हमारे कितने लोग हैं जो क्रिएटिनिन, एक सिंपल टेस्ट, बड़ा सस्ता, घर बैठ के अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करके अपने गुर्दे के मर्ज की स्क्रीनिंग करते हैं। मेरा ख्याल है 0/0/0। मेरे पास तकरीबन एवरेज 3 से 4 मैसेज रोज़ाना ऑफिस में आते हैं, मरीज़ अपॉइंटमेंट लेते हैं और पहली दफ़ा उनको पता चलता है क्रिएटिनिन 4 है या 5 है, और मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डिसमिस करता हूँ कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे साइंस ही होती है कि इस मरीज़ ने मेरे पास पूरे पाकिस्तान से ट्रैवल करके आना होता है, हज़ारों रुपए खर्च करके आना होते हैं, इस होप के साथ कि शायद मैं कोई जादू करूँगा हकीमों की तरह, होम्योपैथी की तरह, और उनका मर्ज़ ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको उस खर्चे से, उस तकल्लुफ़ से, ज़हमत से बचाना चाहता हूँ कि मैं इस स्टेज पे कुछ नहीं कर सकूँगा। अब ये वो मरीज़ हैं जो अपने पे, जब इनको पता चल गया है, इसके बावजूद अपनी बाकी फैमिली की स्क्रीनिंग नहीं कराएँगे। और ये वो हमारा रूट कॉज़ है जिसकी वजह से हम बीमारियों को बेहतर नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकेंगे। जीनियाती मामले में मैं पहले ही कुछ केसेस देख चुका हूँ, तो जीनेटिक स्टडी की वजह से, सिर्फ डायग्नोसिस की वजह से फैमिली में क्लैशेस हो चुके हैं। एक मियाँ बीवी जो कनाडा गए, उनके बच्चे का वहाँ पे अल्पोर्ट सिंड्रोम निकल आया। अब फादर की फैमिली में ये बीमारी थी, तो बीवी की फैमिली ने पूरी लड़ाई शुरू कर दी कि हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि पाकिस्तान में जिस फैमिली को गुर्दे का मर्ज था, ये तो उनको कभी कंफर्म ही नहीं था कि ये कोई जीनियाती मसला है। अब वो क्या बताते शादी से पहले कि हमारी फैमिली में अल्पोर्ट सिंड्रोम है, वो तो कनाडा जाके 25-30 साल बाद पता चली। तो यहाँ पे जीनियाती टेस्टों की अवेलेबिलिटी से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं पिछले 4 साढ़े 4 से साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मेरे कभी किसी मरीज़ ने एग्री नहीं किया कि वो जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहता है। अगेन इसी वजह से कि फिर कोई नया कटा खुल जाएगा, फिर बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी, फिर ये डेटा लीक हो जाएगा। और इसी तरह जो प्रिसाइज़ टेस्टिंग है या बचपन से ट्रीटमेंट है, उस पे भी मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बहुत हाँ एक्सेप्टेबिलिटी शो कर पाएंगे या उसको लेके चल पाएंगे। एपिसोड को समराइज करते हैं।
गुर्दे के मर्ज का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हमारे पास बच्चे के पैदा होने से पहले से लेके बच्चे के बड़े होने तक, डिजीज डायग्नोसिस होने से पहले से लेके बाद तक अच्छी ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट के अच्छे चांसेस, डायलिसिस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ये सब अवेलेबल होंगे। हमारी जो गुर्दे के मर्ज की तशीस की ताकत है वो बेहतर होती जाएगी। हमारे जो गुर्दे के मर्ज की इलाज की ताकत है, कैपेसिटी है, वो बेहतर होती जाएगी। और हम अर्ली डिटेक्ट करके, अर्ली स्क्रीनिंग करके दहाइयों पहले गुर्दे के मर्ज का पता चला सकेंगे। न्यूट्रिशन की साइंस बेहतर होने की वजह से उनको अच्छे लाइफस्टाइल में ला के गुर्दे के मर्ज से पॉसिबली बचा भी सकेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता गुर्दे का मर्ज फाइनली हो ही जाता है, डिले करके भी, तो उसका अच्छा इलाज किया जा सकेगा। गुर्दे के मर्ज के फ्यूचर के बारे में आपके क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं कि गुर्दे का मर्ज किस तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस सारी साइंटिफिक तरक्की का कोई फायदा होगा? आपकी ओपिनियन का मुझे इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।